मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम 7 लेक्चर की बात कर रहे थे और इससे पहले हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो 7 लेक्चर में इस CLC के डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड मैं ऋषिराज यादव इस मेरी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी अगर पीछे से इस सभी लेक्चर्स को अगर कोरिलेटेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आई होप अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई होगी। आज मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट लेक्चर को एक बार समराइज करूं और अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेरीज कैसे पूछे गए हैं AIPMT में। AIPMT 2019, नीट 2018, 2017, 2013 एंड 2011, इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में मैं बात करूं। आपको याद रहे कि हम पढ़ क्या रहे थे। ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज मीन्स संवातन एंड गैसों का विनिमय। संवातन एवं गैसों का विनिमय। तो बेटा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था उसको जरा मैं एक टेबुलर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करूं तो हमने डिफरेंट आयतन्स की बात की, वॉल्यूम्स की बात की, विभिन्न प्रकार की क्षमताएं या कैपेसिटीज की बात की। कौन कौन सी क्षमताएं थी? IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, VC वाइटल कैपेसिटी, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अंतःश्वसित क्षमता, एक्सपिरेटरी बाह्य श्वसित क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, वाइटल कैपेसिटी जैव क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी कुल फुफ्फुसीय क्षमता। और इनकी वॉल्यूम कितना कितना था ये नहीं पता है तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं। इसका 3000 to 3500 ml, इसका 1500 to 1600 ml, इसका 2100 to 300 ml, इसका 4500 ml और इसका 5800 to 6000। इसके अलावा हम किसकी बात कर रहे थे? वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन 500 ml, IRV 2500 3000 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाह्य श्वसित सुरक्षित आयतन, एंड RV रेजिडुअल वॉल्यूम इस तरीके से हमने सभी वॉल्यूम और डिफरेंट कैपेसिटीज की बात की। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें या बबल फॉर्म की बात करें तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे पास ये इस तरीके से अलग अलग स्लैब है। ये हमारे पास एक स्लैब है जिसे हमने नाम दे दिया ए पॉइंट। ये दूसरा स्लैब है जिसे नाम दे रहे हैं हम बी पॉइंट। ये तीसरा स्लैब है जिसे नाम दे रहे हैं हम सी पॉइंट। ये चौथा स्लैब है जिसे नाम दे रहे हैं हम डी पॉइंट। ये जो स्लैब है ये 1100 टू 1200 ml को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1000 टू 1100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 500 ml को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 25000 टू 3000 ml को रिप्रेजेंट। आपको पता लगा होगा कि ये रियली में क्या है, आरवी। ये क्या है, ई आरवी। ये क्या है, टीवी। और ये क्या है, इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो है स्पाइरोमीटर ये मेजर करता है। लेकिन डायरेक्टली आरवी को मेजर नहीं कर पाता, एफ आर सी को मेजर नहीं कर पाता और टी एल सी को मेजर नहीं कर पाता। आरवी को नहीं करेगा तो क्योंकि इसके अंदर भी आरवी है, इसके अंदर भी आरवी है, इन सभी का मेजरमेंट नहीं। बाकी सभी का ये स्पाइरोमीटर माउथ के सामने लगाया जाता है तो यह सभी का मेजरमेंट कर लेता है, एक्सेप्ट आरवी एफ आर सी। तो सिंपल या नॉर्मल इनहेल करें तो हम कह सकते हैं ये नॉर्मल इन और नॉर्मल आउट वाली लाइन है। ये फोर्सफुली इन वाली लाइन है। ये फोर्सफुली आउट वाली लाइन है। और ये परमानेंट जो लंग्स में फोर्सफुली आउट होने के बाद भी बचा रह जाए। याद करो मैंने कैसे डिफाइन किया था, सिंपल रेस्पिरेशन में नॉर्मल इन और नॉर्मल आउट का वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम जो फोर्सफुली आउट हो आईआर इन हो, फोर्सफुली जो इन हो आईआरवी, एडिशनल वॉल्यूम जो फोर्सफुली आउट हो ईआरवी, एंड फोर्सफुली आउट के बाद भी जो लंग्स में बचा रह जाए वो क्या है, आरवी। तो स्पाइरोमीटर कैसे रीडिंग देगा, ये नॉर्मल लाइनिंग है, ये फोर्सफुली इन वाली लाइन है, ये फोर्सफुली आउट वाली लाइन है और ये लंग्स में पड़ा रह गया वो। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीवी को, ये आईआरवी को, ये ईआरवी को, और ये तो नॉर्मल इन, नॉर्मल आउट, नॉर्मल इन, नॉर्मल आउट, normal in, forcefully in, then again this one forcefully out, normal in, forcefully in, इस तरीके से। ये वॉल्यूम वो है जो परमानेंटली लंग्स में रहेगा और हमारी एल्यूलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा। मीन्स ये प्रिवेंट किससे कर रहा है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग, किसकी, एल्यूलाई के कोलैप्स होने को प्रिवेंट कर रहा है, हमारी एल्यूलाई को पिचकने से बचाएगा। तो देखें
नॉर्मल इन, नॉर्मल आउट, नॉर्मल इन, नॉर्मल आउट, फोर्सफुली इन, फोर्सफुली आउट। तो हमारे पास अलग अलग रेंज बन गई। एक रेंज यहां से लेकर यहां तक, एक रेंज यहां से लेकर यहां तक, एक रेंज यहां से लेकर यहां तक, और एक रेंज यहां से लेकर। क्लियर है मेरी बात? सिंपल फॉर्म में यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास में कौन कौन से रेंज बनी हमारे पास में? एक रेंज बनी है फर्स्ट इन दो की, तो मैं कह सकता हूं एक रेंज बनी है फर्स्ट वाली IRV प्लस TV। दूसरी रेंज क्या बनी है? दूसरी रेंज बनी है ये और ये, TV प्लस ERV। तीसरी रेंज क्या बनी है? ये और ये, ERV प्लस RV। चौथी रेंज क्या बनी है? चौथी रेंज यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। और एक रेंज यहां से लेकर यहां तक बना देते हैं। पांचवी रेंज क्या है? IRV प्लस TV प्लस, मैंने ये एक रेंज बनाई, फिर ये एक रेंज बनाई, फिर ये एक रेंज बनाई, फिर 3 की बनाई। IRV इसमें फोर्सफुली इन, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इन, इसका मतलब ये इन करने की कैपेसिटी है। नॉर्मल आउट, फोर्सफुली आउट, इसका मतलब ये आउट करने की कैपेसिटी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। IRV, TV, ERV, RV सारे के सारे वॉल्यूम यदि आ जाएं तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है। और इनमें से केवल RV को छोड़कर बाकी सभी वॉल्यूम आ जाएं तो ये वाइटल कैपेसिटी है, जिसे बोल रहे हैं जैव क्षमता। और इन सभी की वैल्यूज मैंने अभी डिफाइन की। क्लियर है मेरी बात यहां तक? बबल की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो सबसे अंदर ही अंदर लंग्स में क्या पड़ा रह जाएगा? RV। फोर्सफुली आउट नहीं करेंगे तब क्या पड़ा रह जाएगा? ERV। नॉर्मली इन और आउट वाला वॉल्यूम क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम। और फोर्सफुली इन करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम फिलअप हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? तो ये सभी, ये दो भी हो सकते हैं, ये दो वॉल्यूम भी हो सकते हैं, ये तीनों वॉल्यूम भी हो सकते हैं, और ये चारों वॉल्यूम भी हो सकते हैं। तो ये सभी वॉल्यूम इस तरीके से मैंने ऐड करके बताया। इनको कैसे डिफाइन करें? इन करने की कैपेसिटी नॉर्मल इन प्लस, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक व्यक्ति इन कर सकता है, कब? जब वो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद। हमने सांस को छोड़ दिया, अब कितनी एयर अंदर ले सकता है? नॉर्मल इन वाली भी और फोर्सफुल इन वाली। इसी क्या है? एक व्यक्ति नॉर्मल इन करने के बाद कितनी वॉल्यूम बाहर निकाल सकता है? एक व्यक्ति नॉर्मल आउट करने के बाद लंग्स में टोटल कितना वॉल्यूम रह सकता है? FRC। हमारे लंग्स में टोटल कितना वॉल्यूम समाहित हो सकता है? TLC।
और वाइटल कैपेसिटी क्या है? एक व्यक्ति ने फोर्सफुली एक्सपायर किया, अब कितना वॉल्यूम अंदर ले सकता है, या एक व्यक्ति ने फोर्सफुली इन किया, अब वो कितना वॉल्यूम बाहर निकाल सकता है। दोनों क्या? वाइटल कैपेसिटी। लास्ट क्लास में मैंने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर कैपेसिटी और वॉल्यूम का भी बताया था। अब मान लो कुछ वॉल्यूम और कुछ कैपेसिटी दे दी जाए तो उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेरीज पूछा जा सकता है। टीवी, IRV, ERV, RV, IC, EC, FRC, VC, हमारे पास टोटल इतनी वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग पूछ लिया जाए, डिसेंडिंग पूछ लिया जाए, ध्यान रखें इसका मतलब असेंडिंग का मतलब आरोही और डिसेंडिंग का मतलब अवरोही। ये घटता क्रम है और ये बढ़ता क्रम है, इसका मतलब ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग। दोनों देख लेते हैं क्या? जब भी इस तरीके से आप कभी अरेंज करते हैं तो सबसे पहले उनकी वैल्यूज लिखें। ये कितना है? 500। ये कितना है? 1000 टू 1100। ये कितना है? 25002 3000 ml। ये कितना है? 1100 से 1200 ml। ये कितना है? 3000 टू 3500 ml। ये कितना है? 1500 से 1600 ml। ये कितना है? 2100 से 2300 ml। ये कितना है? 4500 ml। ये कितना है? 5800 से 6000। अब आपके पास वैल्यूज आ गई, अरेंज कर सकते हैं। सबसे कम टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा ERV, ERV से ज्यादा RV, इससे ज्यादा EC, इससे ज्यादा FRC, इससे ज्यादा IRV, इससे ज्यादा IC, इससे ज्यादा VC और सबसे ज्यादा। ये तो हमारे पास बढ़ता हुआ या हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम कौन सा है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सा है वो सबसे पहले आ जाएगा, वो घटता क्रम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं TLC सबसे ज्यादा, VC उससे कम, IC उससे कम, IRV उससे कम, FRC उससे कम, EC उससे कम, RV उससे कम, ERV उससे कम और TV सबसे कम। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो इससे कई चीजें हमें समझ में आई। कैपेसिटीज 2 या 2 से अधिक वॉल्यूम को, 2 या 2 से अधिक आयतन को ऐड करने से बनती है, लेकिन फिर भी कुछ आयतन ऐसे हैं जो कैपेसिटीज से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। देखो यहां पर, देखो यहां पर IRV है, यहां पर देखो IRV है, तो EC और FRC से भी ज्यादा, जबकि इनके अंदर तो 2 या 2 से अधिक वॉल्यूम है, फिर भी एक वॉल्यूम जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा सभी को। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज करते हैं जो नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया।
देखिए बेटा, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला, TLC IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस TLC का अगर हमें चारों वॉल्यूम दे रखे हैं, चारों को ऐड कर देंगे TLC आ जाएगा। चारों वॉल्यूम ही नहीं दे रखे, हमें इन दोनों को ऐड करके क्या दे रखा है IC, इन दोनों को ऐड करके क्या दे रखा है FRC। तो बेटा ये भी सही है, दो कैपेसिटी दे रखी है उनको ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास में इन दोनों को ऐड करके दे रखा है FRC टाइडल वॉल्यूम दे रखा है और IRV दे रखा है तो भी आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करके दे रखा है तो हम कह सकते हैं IC दे रखा है प्लस ERV दे रखा है और RV तो भी आ जाएगी। आपको एक फॉर्मूला नहीं, सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या पता इन तीनों को ऐड कर रखा हो तो हम कह सकते हैं तीनों को ऐड करने से क्या बनेगा बेटा VC प्लस RV, ऐसा भी दे सकता है। या फिर आपको वो ऐसा भी तो कर सकता है, इन दोनों को ऐड कर दे तो हम कह सकते हैं IRV प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा EC प्लस RV। ये सभी फॉर्मूले TLC के लिए सही है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है VC जिसमें IRV प्लस TV प्लस ERV को इंक्लूड किया हमने। इसकी वैल्यू किसके बराबर बताई मैंने 4500 ml और ये वैल्यू आपको पता ही है TLC की किसके बराबर थी 802 6000। तो हम कह सकते हैं इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा IC प्लस ERV, ये भी सही है। या दूसरा ये कर सकते हैं इन दोनों को ऐड कर दें क्या बनेगा IRV प्लस, ये भी सही है। या हम ये भी तो कर सकते हैं क्योंकि TLC और VC का एक रिलेशन है, TLC किसके बराबर है इसके बराबर है, RV को इस साइड में ले आए तो हम कह सकते हैं TLC माइनस RV। तो इस तरीके से भी ये सारे VC के लिए सही। इसी तरीके से आप FRC का भी निकाल सकते हैं। FRC क्या है, FRC है RV प्लस ERV, वैल्यू क्या है FRC, जिसकी वैल्यू कितनी है 2100 से 2300 में। अब देखो FRC का रिलेशन यहां पर भी है तो हमें FRC निकालना है तो हम कह सकते हैं TLC में से TLC माइनस IC को माइनस कर देंगे तो भी FRC आ जाएगा। सिंपली मैं इसको इधर ले आया। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि TLC में से IC का मतलब IRV प्लस TV, इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी क्लियर है। TLC पता लग गया, VC पता लग गया, FRC पता लग गया। फोर्थ है IC, IC क्या है IRV प्लस TV, IC का रिलेशन भी है यहां पर तो हम कह सकते हैं TLC में से FRC माइनस कर दे, TLC माइनस FRC, ये भी क्या होगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी लगभग 3002। इसी तरीके से फिफ्थ नंबर पर EC भी निकाल सकते हैं। EC क्या है
ERV प्लस TV, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1502। इस तरीके से सभी रिलेशन पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम TLC की वैल्यू सभी में पुटअप करके निकाल सकते हैं, VC की वैल्यू सभी में पुटअप करके निकाल सकते हैं, FRC की वैल्यू निकाल सकते हैं, IC की वैल्यू निकाल सकते हैं, EC की। अब हम सीधे उस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो AIPMT 2019 या नीट 2019 में पूछा गया। देखिए क्या पूछा। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, टाइडल वॉल्यूम एंड ERV ये दिया गया है 500 ml 1000 ml, जो दिया गया है वही मानना है आपको, अपना दिमाग नहीं लगाना। RV ये दिया गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है ए हेल्दी पर्सन की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बतानी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कैसे आएगी? क्या आरवी आता है क्या एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होती है? टीवी प्लस ERV। टीवी की वैल्यू कितनी है 500 ml और इसकी वैल्यू कितनी है 1000 ml। रिजल्टेंट कितना आ गया? ऑप्शन देखो क्या दे रखे। पहला ऑप्शन है 2200, गलत। दूसरा ऑप्शन है 2700, गलत। तीसरा ऑप्शन है 1500, सही। चौथा ऑप्शन है शायद आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आरवी दे रखा, अरे आरवी से मेरे को लेना ही देना नहीं है कुछ, क्योंकि यहां पर मुझे इसी निकालना है, इसी की वैल्यू दो वैल्यू से आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नीट 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो भी इसी तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था, उसको भी समझे। मैच द कॉलम था बेटा, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में यहां दे रखा ए, यहां दे रखा बी, यहां दे रखा सी और ये डी। टीवी, IRV, ERV, RV। यहां पर 1 2 3 4 इसकी फॉर्म में दे रखा है 250 3000 ml, 1100 to 1200 ml, 500 to 550 ml एंड 1000 to 1100। ये बेटा पता होना चाहिए आप, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मैंने बताई वो याद है तो क्वेश्चन इजी वे से बन जाएगा, नहीं याद है तो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो कि टीवी इससे बड़ा कौन है ERV, इससे बड़ा कौन है RV और इससे बड़ा कौन है, ये तो पता है ना आप। या तो ऐसे कर लो, या फिर आपको पता है टीवी की वैल्यू कितनी है 500 ml लगभग, IRV की वैल्यू कितनी है, तो हम कह सकते हैं ए का मैच 3 से, बी का मैच 1 से। अब RV और ERV में बड़ा कौन है RV की वैल्यू, इसका मतलब डी का मैच सेकंड से, और ये बच गया सी, इसका मैच फोर्थ। दिस इज द करेक्ट आंसर।
हमें आंसर नहीं देखना, हमें तो डायरेक्ट पता ही लग गया कि भाई ये वैल्यू है, तो सीधा आंसर पे टिक करें। दो क्वेरीज मैंने अभी डिस्कस की है आपसे। वॉल्यूम के बेस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बात की। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे थोड़ी सी कि इससे रिलेटेड और भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं, वो ध्यान से समझें। देखिए बेटा, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया जो नीट 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन में दिया गया जो लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, वो एयर फिल्ड सैक्स वहां पर प्रेजेंट है, जिन्हें हम बोल रहे हैं एल्यूलाई या कूपिकाएं। इसने कहा फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के पश्चात भी कोलैप्स या पिचकती नहीं है। इसकी वजह ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। IRV टाइडल वॉल्यूम, ERV रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जरा सोचें एक बार, ये कह रहा है एयर फिल्ड चेक एल्यूलाई जो है फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दिया। क्या ये फोर्सफुली एक्सपिरेशन वाला वॉल्यूम है? वैसे ही गलत हो गया। टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुली अभी बताया नॉर्मली एक्टिविटी करेगा, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद, तो फोर्सफुली एक्सपिरेशन तो कर दिया, लेकिन वो लंग्स में पूछ रहा है, तो ये तो फोर्सफुली एक्सपिरेशन वाला। लंग्स में क्या बचा रह जाएगा फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद? आरवी, और जो एल्यूलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर लेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। केरला पीएमटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा जो यूट्रस के अंदर है और एक बच्चा जिसका जन्म हो चुका है, दोनों, इसका मतलब दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ एयर ट्रैप्ड इन द लंग्स, कि उनके फेफड़ों में कितनी एयर ट्रैप हुई है, इसके बेसिस पे क्या अंतर होगा। तो ऐसा बच्चा जिसका जन्म हो चुका, उसके तो एयर अंदर जा चुकी है, और ऐसा बच्चा जो यूट्रस या गर्भाशय के अंदर था, उसकी पहली मृत्यु हो गई, तो जब वो बाहर आएगा उसने तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म की नहीं, और जो बच्चा जन्म लेने के बाद मरा है उसने ब्रीदिंग की है। तो दोनों के लंग्स के टुकड़े को यदि टिश्यू को हम पानी में डालें, तो जो व्यक्ति जन्म के बाद में मरा है उसका जो टिश्यू का टुकड़ा था वो तैरता रहेगा, और दूसरा जिसकी डेथ जन्म से पहले हो चुकी थी वो डूब जाए। तो कई बार ऐसे क्वेरीज पूछे जाते हैं कि बच्चे का जन्म के बाद मृत्यु हुई है या जन्म से पहले, इस पे कई बार डॉक्टरों के ऊपर आंचल उठा दिया जाता है। तो इस तरीके क्वेरीज भी पोस्टमार्टम में क्लियर होते हैं। क्लियर है यहां तक? ये तो वॉल्यूम और कैपेसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात की। 2-3 क्वेश्चन और बात कर रहा हूं कि पिछले हम 6 लेक्चर में जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेरीज कैसे पूछे जा चुके हैं, वो भी देखिए।
which sound producing organ is found in birds। क्वेश्चन पूछा गया है पक्षियों में स्वर या ध्वनि यंत्र कौन सा है। ऑप्शन देखिए बेटा, ट्रैकिया, सिरिंक्स, लैरिंक्स एंड फेरिंग्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हमें पता होने चाहिए क्या क्या मतलब है इनका। ट्रैकिया ये श्वास नली है 10 से 12 सेंटीमीटर और जिसकी ओरिजिन एंडोडर्मल है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी ट्यूब है। क्या सीधी ट्यूब के बारे में क्वेश्चन पूछा है। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, एयर एंड फूड का कॉमन चैम्बर है। क्या एयर या फूड का कॉमन चैम्बर पूछा है। लैरिंग्स ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, लेकिन किस में है, मैमल्स या स्तनधारियों में। तो बर्ड्स में भी ये नहीं। द करेक्ट आंसर इज, तो बर्ड्स के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है, सिरिंग्स। और प्रीवियस क्लास में यदि आप देखेंगे तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर 2 या 3 के अंदर की साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ह्यूमन बीइंग के अंदर लैरिंग्स है, जबकि बर्ड्स के अंदर क्या है, सिरिंग्स। और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक दो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके। नीट 2013 डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा था, ऐसा ऐसा डायग्राम दे रखा था। यहां पर लेबल कर रखा था बेटा ए, यहां पर लेबल कर रखा था बी, यहां पर लेबल कर रखा था सी, और यहां पर लेबल कर रखा था। अब जब भी इस तरीके के लेबलिंग से क्वेश्चन पूछा जाए तो कर सकते हैं, ये ट्रेकिया है और इसके अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। बी प्लूरल मेम्ब्रेन्स है और इन आउटर पैराइटल प्लूरा, इनर विशल प्लूरा, और दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड फिलअप है। सी वाला पॉइंट एल्यूलाई और डी वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर, डायफ्राम। इस तरीके से करेक्ट लेबलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा, देखो ध्यान से सुनिए इसको। टू
2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर, 2 दोस्त साथ में खाना खा रहे हैं ऑन ए डाइनिंग टेबल, ऑब्वियसली डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग, उनमें से एक अचानक से खांसना शुरू कर देता है। वाइल स्वेलोविंग सम फूड, फूड को निगलते टाइम, भोजन को निगलते समय अचानक से खांसना शुरू कर देता है। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, तो ये किसकी गलत मूवमेंट की वजह से ऐसा उसको हुआ है। पहला है डायफ्राम, डायफ्राम मूव करेगा तो ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। दूसरा नेक, इससे कफिंग मूवमेंट नहीं आएगी, खांसी नहीं आएगी। टंग, टंग को निकालेंगे बाहर अंदर या रोल करेंगे तब भी खांसी नहीं आएगी। एपिग्लोटिस, हाँ बिल्कुल सही है, जब फूड निगल रहा था वो, तो उसका कुछ फूड का पार्टिकल ट्रैकिया के अंदर चला गया होगा, जिससे एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्लोज नहीं कर पाया होगा, तो इसकी गलत मूवमेंट की वजह से ऐसा हुआ। क्लियर? इसी तरीके के और भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि एक्सप्रेशन मैकेनिज्म में, एक्सप्रेशन मैकेनिज्म इसका मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन, इसमें डायफ्राम कैसा दिखाई देगा? तो मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन में डायफ्राम नॉर्मल शेप में, डोम शेप में दिखाई देता है। तो बेटा आज जो मैंने बातें की हैं वो इससे रिलेटेड बातें की हैं कि डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटी, उनमें क्या रिलेशन है, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। दूसरा, एक बबल फॉर्म में दे दिया जाए तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक ग्लास की फॉर्म में दे दिया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट, ग्लास की फॉर्म में पता होगा आपको, मैं पहले बता चुका हूं। यदि ये एक गिलास है और इसको फिल करना है तो सबसे बेस में ये क्या आएगा, आरवी, ये क्या आएगा, ईआरवी, ये क्या आएगा, टीवी, और ये क्या आएगा, आईआर। इसका मतलब जब आईआरवी फिल हो जाएगा तो ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो ग्लास की फॉर्म में ए, बी, सी और डी ऐसे भी लेबल करवा सकते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में भी मैंने बताया। इससे रिलेटेड किस तरीके की क्वेरीज पूछे जाते हैं ये भी मैंने बताया। तो आज के लेक्चर में मैंने प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेरीज भी करवाई हैं और डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटीज में क्या रिलेशन है ये भी बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से गैसों का डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा। याद करें हम शुरू में टॉपिक जब स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने कुछ बातें बताई थी, इंट्रोडक्शन, देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, डिफरेंट वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट किसकी बारी है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन दो जगह पॉसिबल होगा, एक हमारे एल्यूलाई और ब्लड के बीच में और दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।